नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 26 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। सोलन के भाई बहन की ऑस्ट्रेलिया में मौत, समुद्र में डूबने से गए प्राण, विदेश में कर रहे थे पढ़ाई। सोलन के भाई बहन की ऑस्ट्रेलिया में डूबने से मौत हो गई। समाचार मिलने से शहर में मातम छा गया। बुधवार को सोलन निवासी बिट्टू आनंद का बेटा जगजीत, शिवम और बेटी सुहानी अपनी मौसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के फिलिप आइलैंड में छुट्टी मनाने गए थे। मिली जानकारी के अनुसार फिलिप आइलैंड के समुद्र में नहाने के लिए कुछ लोग समुद्र में उतर गए, लेकिन समुद्र की तेज लहरों में फंसकर मौत के घाट उतर गए। वहां मौजूद लाइफ गार्ड्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें समुद्र से निकाला गया तब तक 3 लोग समुद्र की विशाल लहरों में अपनी जान गंवा चुके थे। एक लड़की को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवती ने अस्पताल में दम तोड़ा दिया। इनमें 2 सगे भाई बहन सोलन शहर के वार्ड नंबर 6 के बिट्टू के बच्चे थे। मृतकों में रीमा सोढ़ी 43, शिवम 23, सुहानी 20 सहित एक अन्य 20 वर्षीय लड़की शामिल थी। घटना के बाद घर पर माहौल गमगीन हो गया है। वार्ड 6 की पार्षद रेखा साहनी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वार्ड 6 के सदस्य बिट्टू आनंद के दोनों बच्चे, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, का अचानक निधन होने की सूचना मिलते ही वार्ड सहित शहर में शोक की लहर है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि दोनों बच्चों की आत्माओं को शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। फर्जी चेक देकर ठगे 2.30 लाख। शिमला के संजौली में धोखाधड़ी का मामला, बैंक में हुआ खुलासा। शिमला के संजौली में एक व्यक्ति से फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक महिला से उसने पैसे लेने थे, लेकिन महिला ने फर्जी चेक देखकर उसके साथ धोखाधड़ी की। अब पुलिस थाना ढली में 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सिद्धार्थ तांटा निवासी सनी लॉज संजौली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने वर्ष 2022 से 23 में अलग अलग समय पर नेहा को 2,80,000 रुपए दिए, जिसमें से नेहा शाम ने उन्हें 50,000 रुपए वापस कर दिए थे और बाकी 2,30,000 रुपए का चेक दे दिया। पीड़ित ने बताया कि जब उसने चेक बैंक में लगाया तो बैंक से पता चला कि चेक पर हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं। इस दौरान पीड़ित ने नेहा से कहा कि चेक पर हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं और दूसरा चेक दे दो। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला ने उसे दूसरा चेक देने से इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि नेहा ने झूठा चेक देकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। उधर एसपी संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आस्था एक्सप्रेस ट्रेन 1 सप्ताह के लिए स्थगित, अयोध्या में भक्तों की भीड़ देख रेलवे विभाग का फैसला। हिमाचल प्रदेश से राम भक्तों को 29 जनवरी को अयोध्या लेकर जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी श्री राम मंदिर दर्शन योजना के संयोजक संजीव कटवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम में राम भक्तों की भीड़ अधिक एकत्रित हुई है। ऐसे में रेलवे विभाग ने आस्था एक्सप्रेस ट्रेन को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया है। 29 जनवरी को अयोध्या जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन अब फरवरी माह में चलेगी। इसके लिए नई तिथि रेलवे विभाग द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी ट्रेन राम भक्तों के लिए बुक हो गई है। सबका पंजीकरण हो चुका है। ऐसे में स्थगित हुई ट्रेन से राम भक्तों को अब थोड़ा विलंब तो होगा, लेकिन उनकी सुविधा के लिए ही यह ट्रेन स्थगित की गई है, ताकि उन्हें रामलला के दर्शन करने में कोई दिक्कत न आए। संजीव कटवाल ने कहा कि जैसे ही रेलवे विभाग द्वारा नई तिथि इस ट्रेन की दी जाएगी, तुरंत श्रद्धालुओं को इसकी सूचना दे दी जाएगी। टैक्स पर बिफरे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने अनदेखी का जड़ा आरोप, कहा राहत नहीं मिली तो। बैजनाथ। आल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने टैक्स पर सरकार के खिलाफ रोष जताया है। बैजनाथ के खीर गंगा घाट में यूनियन की बैठक का आयोजन अध्यक्ष राम रत्न शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कांगड़ा, मकलोडगंज, पालमपुर, कुल्लू, मारंडा, मनाली, मंडी, जयसिंहपुर टैक्सी यूनियन के प्रधान व सचिव सहित सैकड़ों टैक्सी चालकों ने भाग लिया। इस मौके पर राम रत्न शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अभी हाल ही 3 दिन पहले उनकी अनुपम कश्यप परिवहन निदेशक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके टैक्सों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। जब उन्होंने पिछला टैक्स अप्रैल 2023 से 31 मार्च तक टैक्स जमा करवाया था, वह 4,500 रुपए जमा हुआ था, लेकिन इस बार टैक्स एडवांस में जमा होना है। अप्रैल 2024 से 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल को ओपन कर टैक्स जमा करवाया जा रहा है, जो 6,900 रुपए शो हो रहा है। यूनियन ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि उनकी बात को अनसुना किया तो टैक्सी ऑपरेटर सड़कों पर उतर आएंगे। प्रदेश के बॉर्डर सील किए जाएंगे। साथ ही बाहरी पर्यटकों की गाड़ियों को प्रदेश के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। शिमला में खाई में गिरी कार, दादा पोती की गई जान, देहा में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 2 घायल। अपर शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहा इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में एक परिवार के 4 लोग सवार थे। हादसे में दादा व उनकी 3 साल की पोती की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना गुरुवार दोपहर बाद मेहाधांडी सड़क पर ग्राम पंचायत धार तरपुनु में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों में 55 वर्षीय ओम प्रकाश और उनकी 3 वर्षीय पोती अदिति शामिल हैं, जबकि अजय 35, पुत्र ओम प्रकाश और रीता 30, पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें आईजीएमसी रेफर किया गया है। हादसे का शिकार हुआ परिवार ठियोग तहसील के चनैर इलाके का निवासी है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 2 घायलों को आईजीएमसी रेफर किया गया है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एसजेवीएन को 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट नीलामी के माध्यम से गुजरात में हासिल की परियोजना। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एसजेवीएनएल ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जीयूवीएनएल द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से फुल कोटेड क्षमता वाली 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को हासिल कर लिया है।
एसजेवीएन के सीएमडी नंदलाल शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने जीवीएनएल चरण ग्रुप की टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिल्ड ओन एंड ऑपरेट के आधार पर 2.54 रुपए प्रति यूनिट की दर से 100 मेगावाट की सौर परियोजना सफलतापूर्वक हासिल की है। यह ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना एसजेवीएन द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीएल) के माध्यम से 550 करोड़ रुपए की संभावित लागत पर विकसित की जाएगी। यह परियोजना एसजीएल द्वारा ईपीसी अनुबंध के माध्यम से गुजरात के खावड़ा में गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सौर पार्क में निष्पादित की जाएगी। विद्युत खरीद करार जीवीएनएल से आशय पत्र जारी होने के पश्चात निष्पादित किया जाएगा। नंदलाल शर्मा ने कहा कि परियोजना की कमीशनिंग होने के प्रथम वर्ष में लगभग 252 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है और 25 वर्षों की अवधि में संचयी ऊर्जा उत्पादन लगभग 5,866 मिलियन यूनिट होगा। इसके अलावा इस सौर परियोजना की कमीशनिंग होने से 2,87,463 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। इस वृद्धि के साथ एसजेवीएन का परियोजना पोर्टफोलियो 59,872 मेगावाट हो गया है। कंपनी वर्ष 2026 तक 12,000 मेगावाट के अपने नए मिशन और वर्ष 2030 तक 25,000 मेगावाट के साझा लक्ष्य तथा वर्ष 2040 तक 50,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए अथक प्रयास की ओर अग्रसर है। भूमिहीन लोगों को मिलेगी नौतोड़ भूमि, मंत्री जगत सिंह नेगी बोले। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को किया निरस्त। प्रदेश सरकार के राजस्व व बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ट्राइबल इलाकों में जल्द ही नौतोड़ का रास्ता खोलने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को 2 साल की अवधि के लिए निरस्त किया गया था, जिससे नौतोड़ भूमि आवंटन में कई लोगों को राहत मिली थी, लेकिन उस दौरान कई शर्तों की बंदिश के चलते कुछ लोग इससे महरूम रहे। श्री नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया। इस बार कांग्रेस ने सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल के फैसले से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निरस्त कर भूमिहीन लोगों को नौतोड़ भूमि देने का फैसला लिया है। इसकी फाइल राज्यपाल की मंजूरी को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही सरकार 20 बीघा भूमि से कम जमीन वाले लोगों को नौतोड़ भूमि आवंटित होगी। मंत्री नेगी ने कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ जमीन देने को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि चीन जिस प्रकार से देश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में कब्जे कर रहा है, उसे रोकने के लिए यह फैसला लेना बहुत जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर स्पीति से आए कुछ लोगों ने जनजातीय प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की, जिस पर मंत्री ने कहा कि कानून के तहत जो भी प्रक्रिया जनजातीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर तय की गई है, उसके अनुसार ही जनजातीय प्रमाण पत्र हासिल करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जनता के कार्य न रोके जाएं। बिलासपुर में बनेगा साइंस सेंटर डोम, 1 करोड़ हुए स्वीकृत। विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ाने का उद्देश्य। जिला बिलासपुर के अंतर्गत डाइट जुखाला में प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम बनेगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डाइट जुखाला प्रशासन की ओर से इस साइंस सेंटर डोम के कार्य को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस साइंस सेंटर डोम के माध्यम से यहां आने वाले बच्चों को विज्ञान से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि नन्हे वैज्ञानिकों का रुझान विज्ञान की ओर बढ़ सके। डाइट जुखाला में प्रदेश का पहला एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर भी स्थापित किया गया है। प्रदेश भर से स्कूली बच्चों के अलावा अन्य लोग भी इस सेंटर में पहुंचते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर के अंतर्गत ही अब डाइट जुखाला में साइंस सेंटर डोम बनाया जा रहा है। यह साइंस सेंटर डोम भी प्रदेश का पहला साइंस सेंटर डोम है। बताया जा रहा है कि इस साइंस सेंटर डोम के माध्यम से बच्चों को विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इसके अलावा इस डोम सेंटर में वर्कशॉप रूम बनेंगे। साथ ही बच्चों को प्रैक्टिकल के तौर पर भी विभिन्न गतिविधियां सिखाई जाएंगी। इस सेंटर में बच्चों को अपने आप ही विभिन्न प्रकार के मॉडल्स तैयार करना सिखाया जाएगा। इस साइंस सेंटर डोम का निर्माण करीब 8 से 10 बिस्वा जमीन पर किया जा रहा है। इस माह ही इसका कार्य शुरू किया गया है। करीब 1 साल में इस साइंस सेंटर को डाइट के हैंडओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस साइंस सेंटर डोम का लाभ बच्चों को मिले। उधर इस बारे में डाइट जुखाला के प्रधानाचार्य दीप चंद गौतम ने बताया कि साइंस सेंटर डोम के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस डोम के कार्य को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने को लेकर यह प्रयास किए गए हैं, ताकि बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां और सुविधाएं यहां पर मिल सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ ही बेहतर सुविधा मुहैया करवाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। 6 अफसरों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की पुलिस अधिकारियों की सूची। गणतंत्र दिवस पर हिमाचल पुलिस के 5 और अग्निशमन विभाग के 1 सब फायर ऑफिसर को मेडल से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की लिस्ट जारी की है। हिमाचल पुलिस के 5 अधिकारियों और अग्निशमन विभाग के 1 सब फायर अधिकारी समेत हिमाचल के 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल और सराहनीय सेवाओं के लिए 5 मेडल दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर इन अधिकारियों को पदक से नवाजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एएसआई मुकेश कुमार को विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। इसके अलावा 1 आईजी, 2 इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल मिलेगा। वहीं अग्निशमन विभाग के 1 सब फायर ऑफिसर को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इन पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की सूची जारी की गई है। हिमाचल के इन अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस के एएसआई मुकेश कुमार को विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। इसके अलावा आईजी क्राइम सुमेधा द्विवेदी, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और विनोद कुमार शर्मा एवं हेड कांस्टेबल रामकृष्ण को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल मिलेगा। देश की सुरक्षा में साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों में सब फायर ऑफिसर भगत राम को सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल दिया जाएगा। रिज पर राज्यपाल मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर शुक्रवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान पर होगा। यहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में सभी जिलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभागीय झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। सुखाश्रय स्कीम की अलग झांकी पहली बार शामिल हो रही है। जहां तक जिला स्तरीय कार्यक्रमों की बात है, तो
तो कांगड़ा का जिला स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में होगा, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि होंगे और कांगड़ा जिला के मुख्य संसदीय सचिव इनके साथ रहेंगे। हमीरपुर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सिरमौर के नाहन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और सीपीएस विनय कुमार मौजूद रहेंगे। ऊना में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, मंडी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, लाहौल स्पीति में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सोलन में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह होंगे। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, किन्नौर में मंत्री अनिरुद्ध सिंह और चंबा में आयुर्वेद एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा मुख्य अतिथि होंगे। अन्य जिलों में भी कैबिनेट मंत्रियों या मुख्य संसदीय सचिवों को भेजा गया है। शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद शाम को 4 बजे राजभवन में एट होम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों और कलाकारों के लिए चाय पान का इंतजाम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शामिल होंगे। वन मंजूरी न मिलने के कारण लटके केस, स्कूल कॉलेज भवन निर्माण करने में आ रही दिक्कत। वन मंजूरी न मिलने के कारण लटके प्रोजेक्टों का शिक्षा विभाग ने ब्यौरा तलब किया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशक और स्कूलों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के साथ एक फॉर्मेट भी भेजा गया है। इसमें पूछा गया है कि कितने स्कूल व कॉलेज के भवन ऐसे हैं जिनके लिए बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। प्रधानाचार्यों को फॉर्मेट में बताना होगा कि एफसीए केस की स्थिति क्या है, क्या इसके लिए केस तैयार कर भेज दिया गया है, कितने मामले ऐसे हैं जिनके केस तैयार कर मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और कितने मामले ऐसे हैं जिनका अभी तक केस भी तैयार नहीं हुआ है। 1 सप्ताह के भीतर यह सारी जानकारी शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूल व कॉलेज भवनों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए जारी किए गए बजट को लोक निर्माण विभाग खर्च ही नहीं कर पाया। शिक्षा विभाग निर्माण कार्यों के लिए ड्राइंग अप्रूव करवाने से लेकर बजट भी ट्रांसफर करवा दिया है, लेकिन कई मामलों में एफसीए की मंजूरी नहीं आई है। कई प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से लटके हुए हैं। रूसा के काम में भी देरी की बड़ी वजह भी वन मंजूरी न मिलना सामने आया है। देरी से मंजूरी आने के कारण काम भी देरी से शुरू हुआ। इसमें तर्क दिया गया है कि पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करवाओ, उसके बाद ही अगली ग्रांट जारी होगी। कांग्रेस सरकार कंफ्यूज्ड, रणधीर बोले, राम मंदिर आस्था का विषय है, न कि राजनीति का। भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक एवं मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड सरकार है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस विषय पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन भावनाओं के दबाव में आकर अपने निर्णय लेती है। पहले राम मंदिर का न्योता आने पर अयोध्या नहीं जाना और उसके बाद शिमला के राम मंदिर, जाखू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना में भाग लेना। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अगर उस दिन छुट्टी भी दी तो जन भावनाओं के दबाव में आकर दी, पर कई स्थानों पर तो सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और उसमें कई स्कूलों में कार्यक्रम भी रखे गए जिसमें कांग्रेस के मंत्रियों ने भाग लिया। तो क्या यह छुट्टी केवल दिखावे की छुट्टी थी? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर खुद भगवान राम में आस्था नहीं है और इसीलिए वह इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं।
रणधीर शर्मा ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है और जो भी निर्णय यह ले रही है उसमें उनकी कंफ्यूजन साफ झलकती है। निर्णय को लेना फिर उसको बदलना, निर्णय लेकर उससे मुकर जाना और जब निर्णय ले लिया तो उस पर टिके नहीं रहना, यह कांग्रेस पार्टी का प्रचलन है। सीएम सुक्खू ने धर्मपुर को दी करोड़ों की सौगात, 13 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज मंडी जिला के धर्मपुर में 71.39 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। उन्होंने अवाह देवी टिहरा सड़क पर 2.92 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल, अनसवाई से चसवाल सड़क पर 2.21 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल, हुक्कल चत्तर सड़क पर 66.85 लाख रुपए की लागत से बने पुल, 2.98 करोड़ रुपए की लागत से शेरपुर से सरी वाया खबेर सड़क पर बने पुल, सजाऊ चतरियाना सड़क पर 1.98 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल, धर्मपुर में 74.65 लाख रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के टाइप 2 स्टाफ क्वार्टर, मंडप में 30.90 लाख रुपए की लागत से सहायक अभियंता के आवास तथा धर्मपुर में 88 लाख रुपए की लागत से बने जन सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा केंद्र का निर्माण बांस पर आधारित वस्तुओं के निर्माण तथा कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने HP शिवा परियोजना के तहत जिला मंडी के चौंतड़ा, गोपालपुर तथा धर्मपुर खंड में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 50.55 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से 775 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने 4.42 करोड़ रुपए की लागत से धर्मपुर में बनने वाले लोक निर्माण विभाग के वृत्त कार्यालय भवन और रंगड़ में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र की आधारशिला भी रखी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिद्धपुर में 3.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेरीकल्चर के अंतर्गत कोकून मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर का शिलान्यास भी किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। 200 डॉक्टर और 1450 स्टाफ नर्सेज के पद भरेगा स्वास्थ्य विभाग, दवा नियंत्रक की भर्ती जल्द। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि विभाग ने 200 डॉक्टरों के पदों को भरने की तैयारी की है, जबकि इसके साथ ही 1450 स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की भर्ती राज्य सरकार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य संस्थानों में खाली चल रहे पदों पर डॉक्टरों की तैनाती हो जाएगी। कर्नल शांडिल ने कहा कि दवा नियंत्रक का पद भरने की प्रक्रिया को सरकार जल्द ही पूरा करेगी। फिलहाल दूसरे अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पद के लिए योग्य अधिकारी की तलाश में है और जल्द ही पद भर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा देर तक जिम्मेदारी वाले पद को खाली रखना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। पद भरने को लेकर जरूरी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि डॉक्टरों का NPA बहाल करने पर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को यह जानकारी दे दी गई है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA बंद नहीं किया गया है, बल्कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए रोका गया है।
उन्होंने कहा कि हालात बेहतर होते ही एनपीए बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एनपीए को बंद करने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस को नोटिस। राष्ट्रीय एम्बुलेंस का आकलन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवाएं बेहतर पाई गई हैं, लेकिन गाड़ियों और उपकरणों में दिक्कत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि नोटिस इश्यू करेंगे और टेंडर पर भी पुनर्विचार होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दवाओं की गुणवत्ता पर सौंप लाएंगे। दवाओं की गुणवत्ता को परखने के लिए विभाग एसओपी बनाएगा। उन्होंने कहा कि दवाओं के बार बार सैंपल फेल होना चिंता का विषय है। हिमाचल दवा उत्पादन का हब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से दवाएं बाहर सप्लाई होती हैं और सैंपल फेल होते हैं तो इसका असर प्रदेश की छवि पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि 38 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है और जवाब सही न मिल पाने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सैंपल तापमान की वजह से भी गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी जांच के विषय हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।